नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए जो है कंपटीशन के लिए जो है कुछ नोट्स तैयार करके लेकर आया हूं। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके किसी भी कंपटीशन में टेक्निकल के लिए जो नोट्स आपको जो बाजार में मार्केट में मिलते हैं, उनसे जो है विपरीत थोड़े से अच्छे जो है नोट्स मैंने खुद तैयार किए हैं। उनको मैं आपको आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने टेक्निकल के लिए जो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए और भी बहुत सी वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर ITI के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर ये नोट्स लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। यहाँ पर देखिए, आपके सामने चैन रेंज के साथ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास। अब ये क्वेश्चन आपका जो है आपके कंपटीशन वर्क में पूछा जाता है कि चैन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। तो न्यूनतम व्यास जो इसका होता है वो 50 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने आंसर दिया हुआ है, यहाँ 50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्यों मिलीमीटर में? क्योंकि मिलीमीटर में टेक्निकल का कोई भी जो आपकी जो माप होती है वो मिलीमीटर में ही की जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि यह पाइप फिटिंग क्या है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह पाइप फिटिंग क्या है। आपके सामने ये एक फिगर ड्रा है, उस फिगर में बता रहा है कि यह पाइप फिटिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपके सामने कैप्स, प्लग और कपलिंग और रिड्यूसर। यहाँ पर देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैप्स, प्लग, कपलिंग, रिड्यूसर। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक का व्यास बड़ा है और एक का व्यास छोटा है। यहाँ पर इस टाइप से ये बना हुआ है, ये इस टाइप से कि यहाँ पर इसका व्यास बड़ा है और यहाँ पर फिर इसका व्यास बड़ा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका व्यास बड़ा है और यहाँ पर इसका व्यास छोटा है। तो एक साइड जब छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है, तो उसको हम जो है उसको रिड्यूसर बोलते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है, यहाँ पर रिड्यूसर जो है वो आपका सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का ब्रांच बनाता है वो आपका टी ब्रांच होता है, क्योंकि टी ब्रांच इस टाइप से बनता है ऐसे। तो ये टी ब्रांच है, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पर ब्रांच बना रहा है। देख लीजिए, दोनों साइड जो है 90 डिग्री के यहाँ पर बन रहे हुए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के। तो ये जो है यहाँ पर आंसर जो है टी ब्रांच, जो बी आंसर है वही आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, इस टाइप का एक फिगर ड्रा है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। आप देखिए, ये है क्या, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक पाइप कटर है। आपके जो इसमें एक स्टेटस में जो आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जो है आपको मैंने जो है इसमें पाइप कटर के बारे में बताया है। तो आप जो है पुराने वीडियोस में चले देख लीजिए, जाके यूट्यूब पे सर्च करके टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर, वहां पर आपको पाइप कटर का फिगर, जो फिगर आपका है वो ओरिजिनल आपको दिखेगा। उसको आप पूरी तरह से देख लीजिए, उसको उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एक्स, ये पूछ रहा है कि ये ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर मैं आपको जो है इसके चारों पॉइंट बता रहा हूँ कि कटर व्हील, एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर्स और हैंड लीवर। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये पत्ती टाइप की है, ये एक कटिंग व्हील होता है। ये आपका आंसर नंबर 1 सही है, कटिंग व्हील। ये जो है पाइप को घुमा घुमा के काटता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर किस धातु की रासायनिक प्रक्रिया में जो है उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर निकल जो होता है, उसमें रासायनिक प्रक्रिया के उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर निकल में। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। तो किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए? तो आंसर नंबर इसमें डी सही है, एंगुलर कांटेंट बॉल बियरिंग। यहाँ पर एंगुलर कांटेंट बॉल बियरिंग जो होती है, वो बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। तो यहाँ पर अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है, यहाँ पर आंसर नंबर डी सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, लीनियर विस्तार को काबू पाने के लिए, गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। यहाँ पर आंसर नंबर 4 सही है, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर लेड, तांबा, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इसका सही आंसर है। यहाँ पर रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में जो है स्टेनलेस जो स्टील है वो संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य पूछ रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ पर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छी लोड, रेडियल लोड, अच्छी थ्रस्ट लोड और वर्टिकल थ्रस्ट लोड। यहाँ पर आपका जो आंसर नंबर बी सही है। यहाँ पर आपके सामने रेडियल लोड,
यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी सही है। और आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल के लिए कोई भी जो आपकी तैयारी के लिए आईटीआई कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसका जो है एक एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर अपने पास जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइंग जो है प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान आपका जो होता है डी नंबर है आपका आंसर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो जो एक नई संरचना, जब नई संरचना बनाई जाए और तेजी से ठंडा हो जाए, वो आपका जो होता है मार्टेनसाइट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फेराइट ये भी नहीं होता है, आर्स्टेनाइट वो भी नहीं होता है, पियरलाइट वो भी नहीं होता है, मार्टेनसाइट जो होता है वो आपका आंसर नंबर सी जो है आपका सही हुआ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टील के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि टेम्परिंग द्वारा, आपके सामने हार्डनिंग द्वारा, एनिलिंग द्वारा, नॉर्मलाइजिंग द्वारा। तो यहां पर आंसर नंबर बी जो आपका सही है, हार्डनिंग द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाल बीयरिंग में प्रदान किए गए एक गहरे ग्रुप्स वाले बाल रेसेस का उद्देश्य क्या है? जो गहरे ग्रुप्स होते हैं उनके बाल रेसेस का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही है आपका, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। उसके बाद फिर से आपके सामने एक फिगर ड्रा है, यहाँ पर देखिए, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज का जांच करने के लिए गेज कौन सा है? यह गेज कौन सा पूछ रहा है? यहाँ पर आपके सामने जिसके ऊपर नर्लिंग की हुई होती है और गोल प्रकार का होता है, तो ये जो है आपका रिंग गेज है। यहाँ पर ये देखिए रिंग गेज आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ये एक प्रकार का रिंग गेज है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रू का प्रकार क्या है? ये जो है ये जो है कौन सा है एक स्क्रू है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेड है, कैप है और हेक्सागोनल बना हुआ है। यहाँ पर ये जो है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू ये है एक प्रकार का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। यहाँ पर आपके सामने जो आंसर है वो आपका ए है, एनीलिंग। यहाँ पर आंसर जो है आपका एनीलिंग कि ऊष्मा उपचार में कौन सी विधि द्वारा किस जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा? तो मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार एनीलिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता? तो यहाँ पर कटाई गुण हीरा में भी होता है और बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, लैपिंग क्या है? लैपिंग फाइलिंग है कि ग्राइंडिंग है, चिजलिंग है, प्रिसीशन फिनिश ऑपरेशन? तो आपका आंसर जो है ना ये फाइलिंग है, ना ये ग्राइंडिंग है, ना ये चिजलिंग है, ये जो है प्रिसीशन जो है फिनिशिंग ऑपरेशन है, क्योंकि जो सबसे सूक्ष्म जो होती है फिनिशिंग की जाती है वो आपकी लैपिंग के द्वारा की जाती है आपके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका डी सही है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, इस की का क्या नाम है? तो ये एक प्रकार की है, इस की का नाम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये टेपर में बनी हुई है, इसके लिए इसका जो है आंसर नंबर ए आपका सही है, टेपर संक की। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज, ट्रायंगल यहाँ पर कर्ण बनाता है? तो साइन बार की जो लंबाई होती है वो ट्रायंगल जो है समकोण का कर्ण बनाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर नंबर सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक फिगर ड्रा है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि। तो सरफेस हार्डनिंग जो होता है उसकी विधि पूछ रहा है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका जो है नाइट्राइडिंग आता है, केस हार्डनिंग आता है, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग जो आग द्वारा जो फ्लेम जला के जो होती है वो सरफेस हार्डनिंग होती है। उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कुंजी का जो है उद्देश्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टार्क को संचारित करने के लिए। जो कुंजी का उद्देश्य होता है टार्क को संचारित करने के लिए। उसके बाद फिर से फाउंडेशन बोल्ट एक बना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अभी तक लगातार पूछा गया है। तो यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट का जो है ये पूछ रहा है क्या नाम है? तो इसका नाम रग बोल्ट है, यहाँ पर आपका रग बोल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती है? तो उपकरण के साथ जो है लिफ्टिंग पॉकेट्स इसलिए प्रदान की जाती है कि उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए जो लिफ्टिंग होती है उसको जो है क्रोबार को उठाने के लिए की जाती है, क्रोबार को रखने के लिए, उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए की जाती है। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है, तेल का वह गुण कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? जो फायर पॉइंट होता है वो आपका लगातार जलती रहती है, वो आपका तेल का एक गुण होता है। उसके बाद
तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर तांबा को टर्न करने के लिए जो है यहाँ पर सोल्यूबल तेल, जो सोल्यूबल ऑयल होता है आपका, मिट्टी का तेल नहीं हो सकता है, खनिज तेल नहीं हो सकता है, लॉर्ड ऑयल नहीं हो सकता है। यहाँ पर तांबा को जो टर्न किया जाता है, टर्न करने के लिए जो है सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। आपके कटिंग के लिए भी सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग ही किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फिगर ड्रा है, फिर से आपका शक्ति संचारण से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सी पुली है यहाँ पर जो ऊपर से लगी हुई है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि दो पुलियाँ जो होती हैं, एक ड्राइवर और एक ड्रिवन होती है, लेकिन उसके साथ जो चैन को ऐसे टाइट करती है, एक नेक्स्ट मतलब अलग से लगाई जाती है, उसको जो है जॉकी पुली के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है चैन, दूसरा ड्रिवन, जॉकी, ड्राइवर। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर नंबर सी सही है, जॉकी। नेक्स्ट आपके सामने है, सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है? तो सोल्यूबल तेल का रंग जो होता है, ये पानी में, सोल्यूबल तेल जो है पानी में मिलाने के बाद जो है कटिंग यूज में किया जाता है। आपका जो है कटिंग ऑयल है एक प्रकार का। तो सोल्यूबल ऑयल जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, उसको पानी में मिलाकर व्हाइट कलर का ही आ जाता है, क्योंकि पानी का कलर कोई नहीं होता है, उसमें जिस कलर का पदार्थ मिला देंगे उस कलर का वो हो जाएगा। फिर इसके सामने फिर एक फिगर ड्रा है, यहाँ पर एक तरह का प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स रूप में, ये भी आपका पाइप फिटिंग से है क्वेश्चन। एक तरह के प्रवाह नियंत्रण वाल्व एक्स के रूप में एक चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर चिन्हित भाग ऊपर वाला पूछ रहा है। तो ये जो आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थ्रॉटलिंग, स्क्रू, नोच, स्प्रिंग वाल्व ओपनिंग और वाल्व सेट। तो यहाँ पर स्क्रू है एक प्रकार का ये, क्योंकि जो है थिम्बल द्वारा, मतलब जो है इस पर नर्लिंग की हुई होती है, तो हाथ से खोलने के लिए तो आपके सामने थ्रॉटलिंग लिखा हुआ है, थ्रॉटलिंग स्क्रू, यही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर। ये क्वेश्चन है आपका, डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? तो डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग, जो डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है उसका कौन सा भाग जो है सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? जो रॉड सील होती है वो हवा के रिसाव को रोकती है, वहां पर एक रॉड सील लगी हुई होती है, वो जो है हवा को रिसाव से रोकती है। और नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं आपको मतलब आपके लिए बनाऊंगा, और आप लगातार जो है यहाँ से वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। इधर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा तो आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा सा इमरजेंसी रही मेरे पास, बिजी रहा मैं। उसके बाद आपको मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी भी मैं बताऊंगा और लगातार आपको जो है आपके लिए जो है जानकारी भी लाता रहूंगा। और फिर आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि जो भी कैंडिडेट्स अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, और आपको लगातार नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।